बात करने वाले हैं सल्फर साइकिल के बारे में और ये हमारा लास्ट बायोजियोकेमिकल साइकिल होने वाला है। इससे पहले ऑलरेडी कार्बन साइकिल, फॉस्फोरस साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल एंड वाटर साइकिल ये सारे जो टॉपिक हैं वो अपलोड किए जा चुके हैं। आप चाहें तो प्लेलिस्ट को विजिट करके वहाँ से सारे वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। तो ये हमारा लास्ट है, दैट इज बायोजियोकेमिकल साइकिल, जिसमें हम सल्फर साइकिल को पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स प्रोसीड। जब भी ये टॉपिक सामने आता है तो एक दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज दिस सल्फर साइकिल। अगर कहते हैं ना कि अगर आप इकोलॉजी पढ़ना भी शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहला यही सवाल आता है। तो कभी भी हम जब भी चीज़ों को पढ़ते हैं तो हमें सबसे पहले सिंपलेस्ट फॉर्म से शुरू करना चाहिए कि कितने सिंपल तरीके से हम डेफिनेशन को समझ सकते हैं। तो सल्फर साइकिल क्या है? एक ऐसा बायोजियोकेमिकल साइकिल है जिसमें कि हम किसी एलिमेंट के बारे में समझते हैं और ये भी देखते हैं कि वो साइकिल की तरह कैसे इन्वायरमेंट में सर्कुलेट हो रहा है। क्योंकि जब भी साइकिल का मतलब हम देखते हैं तो किसी भी वर्ड के आगे जब साइकिल लग रहा है मतलब कि अगर वो ए पॉइंट से चल रहा है तो बी पे पहुंचेगा, ओके, और बी से वापस से ये ए पॉइंट पे आएगा ही आएगा, तभी हम कहेंगे ये साइक्लिक प्रोसेस है। मतलब जो चीज़ अपने एक पॉइंट से चली है वो दूसरी बार लौटेगी वहां पर ज़रूर। तो वैसे ही ये एक बायोजियोकेमिकल साइकिल है जिसमें सल्फर जो है वो मूव होता रहता है रॉक्स के बीच में, वाटर वेज के बीच में, एज वेल एज लिविंग सिस्टम के बीच में। और जब हम इसी साइकिल को डिटेल में पढ़ते हैं तो हम उसे सल्फर साइकिल कहते हैं। तो ये तो बहुत ही सिंपलेस्ट तरीके से हमें समझ में आ गया कि सल्फर साइकिल क्या है, लेकिन ऑब्वियसली इस बेसिक्स से भी ज़्यादा बेसिक्स हमको समझना है। फिर हम थोड़े से एडवांस लेवल यानी एक डिटेल लेवल पे भी देखेंगे कि व्हाट इज सल्फर साइकिल, और वीडियो के एंड में मैं डायग्राम की मदद से भी आपको समझाऊंगी ताकि आपको और बेटर बेसिस पे समझ में आ जाए। तो बेसिक्स की बात करते हैं। सबसे पहले आता है हाउ सल्फर साइकिल रेगुलेट इटसेल्फ अराउंड द अर्थ। सल्फर साइकिल जो है अपने आप को अर्थ के अराउंड कैसे रेगुलेट करती है, कैसे मेंटेन करके रखती है, कैसे वर्क करती है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले सवाल आता है, जो लिविंग थिंग्स हैं यानी लिविंग बींग्स हम कह सकते हैं, उनको सल्फर की रिक्वायरमेंट होती है। क्योंकि हमें पहले समझना जरूरी है कि ये सल्फर प्रेजेंट क्यों है, ऐसा क्या करता है और इसको हम क्यों स्टडी कर रहे हैं, कितनी मतलब कि अगर हम इसका रोल समझेंगे तभी हमें समझ में आएगा कि ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हम क्यों सल्फर साइकिल को समझ रहे हैं। तो लिविंग थिंग्स की अगर बात करते हैं यानी जिनमें जान है, उनको ऑब्वियसली सल्फर की ज़रूरत पड़ती है। अब सवाल आता है क्यों ज़रूरत पड़ती है? क्योंकि सल्फर जो है वन ऑफ द कंपोनेंट है जो कि प्रोटीन को बनाने में मदद करता है। ऐसे आपको ऑलरेडी प्रोटीन के नाम पता होंगे जो कि सल्फर रिच होते हैं। तो सल्फर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है जो प्रोटीन को बनाने में मदद करता है, क्योंकि जो सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड है वो आगे चल के प्रोटीन को बनाने में मदद करते हैं एज अ मोनोमर। तो ऑब्वियसली इसकी बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाती है। तो लिविंग थिंग्स में तो आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है इसका। और सल्फर साइकिल में जैसे कि हमने कहा, हम यही देखते हैं कि सल्फर रॉक्स के बीच में, वाटर वेज के बीच में और लिविंग सिस्टम के बीच में कैसे मूव करता है। सल्फर साइकिल जो है वो वेरियस फॉर्म में सर्कुलेट हो सकता है थ्रू द नेचर की अगर हम बात करते हैं तो सल्फर उसमें वेरियस फॉर्म में सर्कुलेट होता है। सल्फर सारे ही लिविंग मैटर में एग्जिस्ट करता है एज अ कंपोनेंट ऑफ अमाइनो एसिड, क्योंकि सभी की बॉडी में कोई ना कोई प्रोटीन प्रेजेंट है, और प्रोटीन प्रेजेंट है मतलब कि वो अमाइनो एसिड से बना है, और अगर वो अमाइनो एसिड से बना है तो दैट विल बी एक्सपेक्टेड कि उसमें सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स भी होंगे। तो इस तरीके से लिविंग बींग्स में जो है ऑब्वियसली सल्फर पाया ही जाएगा, क्योंकि ये कंपोनेंट होता है अमाइनो एसिड का। और इतना ही नहीं, अबंडेंट बेसिस पे देखा जाता है सॉइल में, प्रोटीन में, और साथ ही साथ जब माइक्रोबियल ट्रांसफॉर्मेशन होता है यानी माइक्रोब्स के थ्रू कुछ डिकम्पोजिशंस भी होता है, तो उस टाइम पे भी सल्फर को रिलीज किया जाता है मेनली इन द फॉर्म ऑफ अ सल्फेट। और ये जो सल्फेट है वो प्लांट यूज कर लेता है अपने काम के लिए। जो सोर्स होता है सल्फर का वो मेनली सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं। मेन सोर्स जो होता है वो सेडिमेंट्री रॉक को कंसीडर किया जाता है। अगर आपको पता नहीं है व्हाट इज सेडिमेंट्री रॉक, तो देखिए, सेडिमेंट्री रॉक एक ऐसे रॉक यानी ऐसे बड़े बड़े पत्थर को हम कंसीडर करते हैं जो कि डिपोजिशन या फिर एक्यूमुलेशन की मदद से बने हुए हैं। डिपोजिशन और एक्यूमुलेशन का मतलब हो गया किसी चीज को जमा करके। मेनली हम किस चीज के एक्यूमुलेशन की बात कर रहे हैं? मिनरल हो गया, ऑर्गेनिक पार्टिकल्स हो गया। जब ये अर्थ सरफेस में डिपोजिट हुए या एक्यूमुलेट हो गए तब जाकर जो है सेडिमेंट्री रॉक का फॉर्मेशन हुआ। ओके, तो जो सल्फर होता है उसका मेन सोर्स सेडिमेंट्री रॉक भी कंसीडर किया जाता है, वन ऑफ द मेन सोर्स।
और सल्फर जो है एक्चुअल में ऑर्गेनिक एज वेल एज इनऑर्गेनिक फॉर्म दोनों में ही डिपोजिटेड फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। अब जरा सा हम डिटेल देख लेते हैं। ये तो बेसिक चीजें हो गई जो आपको पता हो सकती है, नहीं पता है तो ऑब्वियसली आपको जानने का मौका मिल गया होगा। अब हम जरा बात करते हैं कि इसका डिटेल क्या है, मतलब थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि हमने कहा, सल्फर एक बहुत ही मैक्रो न्यूट्रिएंट है जिसका रिक्वायरमेंट थोड़ा सा ज़्यादा अमाउंट में होता है, क्योंकि मैक्रो न्यूट्रिएंट है, क्योंकि ये एक एसेंशियल कंपोनेंट माना जाता है प्रोटीन का, इसलिए ये एक मैक्रो न्यूट्रिएंट की तरह कंसीडर किया जाता है। और आपको जैसे कि पता है, बॉडी में पाए जाने वाले मैक्सिमम प्रोटीन जो हैं वो एंजाइमेटिक नेचर रखते हैं, यानी दे मे एक्ट लाइक अ एंजाइम और दे वर्क एज अ एंजाइम। और इसके अलावा जो है न्यूक्लिक एसिड जैसे कि हो गया डीएनए एंड आरएनए, तो इस तरीके से जो है सल्फर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बन जाता है, चाहे आप प्रोटीन लेवल पे स्टडी कीजिए, एंजाइम लेवल पे स्टडी कीजिए या फिर न्यूक्लिक एसिड लेवल पे स्टडी कर सकते हैं आप। So most naturally produced sulfur in the atmosphere come from the gas that is hydrogen sulfide, जिसे हम H2S कहते हैं। Naturally produced sulfur जो होता है, यानी नेचर से जो सल्फर प्रोड्यूस होता है एटमॉस्फेयर में, वो मेनली गैसेस फॉर्म में देखा जाता है, जिसे हम हाइड्रोजन सल्फाइड कहते हैं। और ये मेनली रिलीज होता है वॉल्केनिक इरप्शन से या फिर डीप सी जो थर्मल वेंट होते हैं वहां से, और इतना ही नहीं, ड्यूरिंग द डीकम्पोजिशन ऑल्सो। यानी ये 3 सोर्स हो सकते हैं, जैसे कि हो गया वॉल्केनिक इरप्शन, डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट एज वेल एज ड्यूरिंग द डीकम्पोजिशन। इस टाइम पे मतलब सल्फर जो होता है उसका रिलीज इन द फॉर्म ऑफ अ हाइड्रोजन सल्फाइड होता है, जो कि एक टाइप की गैस है। H2S जो है तुरंत ही ऑक्सीडाइज हो जाता है सल्फर डाइऑक्साइड में, जिसे हम SO2 कहते हैं। मतलब हमने फर्स्ट जो हमारा पैराग्राफ है उसमें यही हमने पढ़ा कि हाइड्रोजन सल्फाइड फॉर्म में सल्फर देखने को मिलता है। अब ये H2S आगे क्या करता है, H2S जो है तुरंत ही बनने के बाद ऑक्सीडाइज हो जाता है सल्फर डाइऑक्साइड में, जिसे हम SO2 कहते हैं। क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड काफ़ी ज़्यादा सॉल्युबल है वाटर में, ये वापस से रिटर्न चला आता है अर्थ पे इन द फॉर्म ऑफ अ प्रेसिपिटेशन, यानी रेन के फॉर्म में आ सकता है। क्योंकि ये एक वीक एसिड ये जो है एक वीक एसिड के फॉर्म में अर्थ पे आता है। मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि H2S बनता है, H2S जल्दी ऑक्सीडाइज होकर SO2 में बदल जाता है। SO2 क्योंकि वाटर में सॉल्युबल है तो वो तुरंत अर्थ पे चला आता है इन द फॉर्म ऑफ अ रेन, और ये जो रेन होता है इसमें ये आता है सल्फ्यूरिक एसिड के फॉर्म में, जिसे हम H2SO4 कहते हैं। और ये सल्फ्यूरिक एसिड काफ़ी ज़्यादा वीक माना जाता है, और यही एसिड जो है कंट्रीब्यूट करता है जो रेन वाटर होता है उसको स्लाइटली एसिडिक बनाने में, और जिसका पीएच जो है 5.6 के अप्रॉक्स में देखा जाता है। यानी रेन वाटर को एसिडिक बनाने में H2SO4 का कहीं ना कहीं रोल होता है। इसके बाद जो सल्फेट आयंस होते हैं वो सॉइल में देखे जाते हैं, जो कि एक सल्फर का सोर्स बनते हैं, और वहाँ पे सल्फेट रिड्यूसिंग बैक्टीरिया जो है इस सल्फेट को रिड्यूस करके H2S यानी अगेन हाइड्रोजन सल्फाइड में बदल देते हैं, या फिर इसे सल्फेट में बदल देते हैं। जिसमें भी बदलेंगे, देखा ये जाता है कि अगर सल्फेट में चेंज होता है ये, तो इसका इनकॉर्पोरेशन प्लांट में हो जाता है, मेनली इन देयर टिश्यू, यानी प्लांट इसको अपनी बॉडी में इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं। और मेनली लेने का जो फॉर्म होता है वो होता है सल्फेट। आयरन की प्रेजेंस में सल्फर जो है प्रेसिपिटेट हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ अ फेरस सल्फाइड, जिसे हम FeS2 कहते हैं, और ये इनकॉर्पोरेट हो सकता है पाइराइट रॉक्स में। अपार्ट फ्रॉम दिस, जब वेदरिंग होती है रॉक की या फिर डीकम्पोजिशन होता है ऑर्गेनिक मैटर का, तो उस टाइम पे सल्फर जो है रिलीज होकर सॉल्यूशन में चला जाता है, और वहां पे वो रिवर से सी में पहुंच जाता है। सी में देखने को मिलता है या मैरीन एरिया में देखने को मिलता है, बहुत से मैरीन एल्गी होते हैं, और कुछ जो है सॉल्ट मैरिशस प्लांट होते हैं जो कि प्रोड्यूस करते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ सल्फ्यूरस गैस, जिसे हम डाइमिथाइल सल्फाइड कहते हैं, और शॉर्टकट में हम इसे DMS कहते हैं। तो आप देख रहे हैं, सबसे पहले हमने इसकी बात की कि ये हमारी बॉडी में मतलब कि कैसे काम करता है, और इसका रिलीज हमने नॉर्मली देखा कि वॉल्केनिक इरप्शन, डीप सी थर्मल वेंट एज वेल एज डीकम्पोजिशन से हुआ। फिर ये ऑक्सीडाइज होकर SO2 में बना। SO2 वाटर सॉल्युबल होने के कारण H2SO4 में कन्वर्ट हो गया वाइल ड्यूरिंग द रेनिंग प्रोसेस, और इसने जो रेन वाटर होती है उसे एसिडिक बना दिया। अपार्ट फ्रॉम दिस, एक और फॉर्म देखा जाता है सॉइल के अंदर, जिसे हम सल्फेट का फॉर्म कहते हैं। और ये जो सल्फेट का फॉर्म होता है वो सॉइल में एंटर करता है, और सॉइल में जो सल्फेट रिड्यूसिंग बैक्टीरिया होते हैं ये इसे H2S में कन्वर्ट कर देते हैं। जनरली क्या होता है, सल्फेट ऑब्वियसली सॉइल में ही प्रेजेंट है। अब जो सॉइल में प्रेजेंट है सल्फेट, तो देखने को ये मिलता है कि या तो इसका H2S में कन्वर्जन हो सकता है, या तो सल्फेट डायरेक्टली प्लांट इनकॉर्पोरेट कर सकता है। क्योंकि सल्फेट जब सॉइल में प्रेजेंट है तो सल्फेट दो चीज़ों के लिए इस्तेमाल होगा। प्लांट एक तो उसे इनकॉर्पोरेट करेगा, और दूसरी तरफ सल्फेट रिड्यूसिंग बैक्टीरिया उसको रिड्यूस करके H2S में कन्वर्ट करेंगे। यानी सॉइल में जब
सल्फर का कोई फॉर्म रहेगा तो वो दो तरीके से यूज होगा। एक बार तो बैक्टीरिया भी यूज कर रहा है एक तरफ में और दूसरी तरफ में प्लांट यूज कर रहा है। ये है इस थर्ड पॉइंट का मतलब। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि आयरन के प्रेजेंस में जो है सल्फर प्रेसिपिटेट होकर फेरस सल्फाइड में बदल जाता है और इसके बाद ये इनकॉर्पोरेट हो जाता है पायराइट रॉक के फॉर्मेशन में। अपार्ट फ्रॉम दिस, जब वेदरिंग होती है रॉक की, ऑर्गेनिक मैटर का जो डिकम्पोजिशन होता है उस टाइम पे सल्फर का रिलीज होता है सॉल्यूशन फॉर्म में और वो रिवर टू सी पहुंच जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस एक और सोर्स बनता है जो मैरिन एल्गी होती है या फिर सॉल्ट मैशस प्लांट जो होते हैं, वो लार्ज अमाउंट में सल्फ्यूरस गैस को प्रोड्यूस करते हैं जिसका नाम है डाइमिथाइल सल्फाइड, जिसे हम शॉर्टकट में DMS कहते हैं। तो ये था एक इसका डिटेल वर्जन, मैंने छोटा सा इसको जो है रिवाइज भी आपको करवा दिया। अब जरा सा हम डायग्राम के फॉर्म में इसको समझते हैं कि ये काम कैसे कर रहा है। तो जरा सा हम समझने की कोशिश करते हैं कि सल्फर साइकिल चलता कैसे है। वन बाय वन हम जरा सा इसको मान लेते हैं। सबसे पहले जो है सल्फर सॉइल में प्रेजेंट है, या तो वो रॉक में प्रेजेंट है, या फिर हम कंसीडर कर लेते हैं कि वो फॉसिल फ्यूल फॉर्म में प्रेजेंट है। सबसे पहला हम स्टेप बना रहे हैं, मतलब कहीं से भी हमें समझना पड़ेगा तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसी को मान लेते हैं। अब अगर मान लेते हैं ये सॉइल में प्रेजेंट है तो होगा क्या, सॉइल से ये हो सकता है कि ये ओशन में चले जाए, लेकिन किस फॉर्म में जाएगा, सॉइल से ये ओशन में कैसे जाएगा। सॉइल से ओशन में जाने का दो तरीके हैं, या तो ये इरोजन के थ्रू जाए और ये लीचिंग के थ्रू जाए। दोनों में से किसी भी फॉर्म को ये ले सकता है और ये ओशन में पहुंच सकता है। ओके, और अगर मान लीजिए रॉक से ये ओशन में वापस आता है, ये किस फॉर्म में आएगा, ये आएगा वेदरिंग के फॉर्म में। ये समझ में आ गया होगा, उम्मीद करती हूँ आपको। नेक्स्ट आते हैं, अब इसका एक और फॉर्म लेते हैं। मान लेते हैं कि सॉइल में सल्फर प्रेजेंट है या फिर रॉक में प्रेजेंट है, तो हम फिलहाल में कहते हैं कि मान लीजिए कि सॉइल में प्रेजेंट है तो होगा क्या, सॉइल में प्रेजेंट है तो सॉइल से प्लांट लेगा सल्फर को सल्फेट फॉर्म में, तो प्लांट को हम प्रोड्यूसर कह देते हैं। ओके, अब प्लांट की जब डेथ होती है, तो डेथ जब होगी इनकी, तो ये क्या करेंगे, ये डीकम्पोज करेंगे, इनका जो है डीकम्पोजिशन होगा, मतलब जो डेड ऑर्गेनिक मैटर होते हैं उनका डीकम्पोजिशन होता है। अब जब डीकम्पोजिशन होता है या डेथ होता है तो वापस से उनमें से सल्फर रिलीज किया जाता है और वो वापस से सॉइल में चला आता है। कि प्लांट का अगर मान लीजिए डेथ होता है तो वापस से जो भी उसका रहा सहा जो मैटर होता है वो वापस से सॉइल में ही मिल जाता है। और सॉइल से जब प्लांट पे जा रहा है तो कैसे जा रहा है, एसिमिलेशन के थ्रू। एसिमिलेशन का मतलब क्या होता है कि उसको इनकॉर्पोरेट कर लेना अपनी बॉडी में सल्फेट के फॉर्म में। प्रोड्यूसर से क्या होगा, प्रोड्यूसर को कौन खाएगा, प्रोड्यूसर को खाएगा कंज्यूमर, राइट। तो हम ये कर लेते हैं ईटन बाई। तो प्रोड्यूसर को खाएगा कंज्यूमर, कंज्यूमर में पूरे आप एनिमल ले सकते हो। अब कंज्यूमर जब प्रोड्यूसर को खा चुका है तो देखने को ये मिलेगा कि ऑब्वियसली कंज्यूमर हमेशा तो जिंदा नहीं रहेगा, इसकी भी डेथ होगी। और डेथ होगी तो जो डेड मैटर होगा वो कुछ ना कुछ, जब भी उसका डिकम्पोजिशन होगा या फिर उसकी डेथ होगी तो उसका डायरेक्ट कांटेक्ट किससे होगा, लैंड से होगा, यानी सॉइल से होगा। तो इसका चाहे डेथ हो चाहे इसका बॉडी वेस्ट हो, वो कुछ भी करके वापस से सॉइल में ही आएगा, या फिर ये डिके हो रहा हो, कुछ भी आप कह सकते हैं। तो ये वापस से सॉइल में आया, तो मतलब कि सल्फर आप देख रहे हैं कि प्रोड्यूसर पे गया, प्रोड्यूसर से वो कंज्यूमर में गया, कंज्यूमर से वो वापस से सॉइल में आ गया। तो इसीलिए साइकिल कहा गया था। हर स्टेज पे जो चीज जहां से चल रही है वहां से वापस भी आने का इसका रास्ता है। अब आते हैं, ये तो हो गया प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर की बात। ओशन से और क्या क्या चांसेस होते हैं कि ओशन से जो है ये एटमोस्फियर में भी चला जाए, स्पेशली कब, जब जो है H2S का मेनली जब रिलीज किया जाता है तो वो इस फॉर्म में देखा जाता है। या फिर एटमॉस्फेयर से ओशन में भी जा सकता है, ये किस फॉर्म में, मेनली प्रेसिपिटेशन फॉर्म में, यानी जब रेन हो रहा होगा तो एटमॉस्फेयर से जो सल्फर है वो ओशन में चला जाएगा। ओके, और इसी बेसिस पे जो प्रेसिपिटेशन होता है उसमें हम देखते हैं कि जो एसिड, मतलब ये एसिडिक नेचर होता है वो सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस के कारण ही होता है। तो ओशन से एटमॉस्फेयर में जा सकता है एंड एटमॉस्फेयर से वापस ओशन में भी आ सकता है। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि DMS के कन्वर्जन की मदद से हो सकता है ये। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो एटमॉस्फेयर है, अब ऐसा तो है नहीं कि बारिश होती है तो सिर्फ वो बारिश का पानी ओशन में ही आता है, वो जमीन पे भी आता है, यानी सॉइल या रॉक पे भी आएगा, राइट। तो हम ये कह सकते हैं कि एटमॉस्फेयर से, दूसरा कलर ले लेते हैं, एटमॉस्फेयर से सॉइल में भी जो है वापस जाएगा सल्फर इन द फॉर्म ऑफ अ प्रेसिपिटेशन, जिसे हम रेन कहते हैं। ओके, और क्या सॉइल से
यह रॉक से वापस से एटमॉस्फेयर में आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। कैसे? वॉल्केनिक इरप्शन की मदद से। तो हम यहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शन कर देते हैं, या फिर वॉल्केनिक इरप्शन के साथ साथ अगर फॉसिल फ्यूल की बर्निंग भी हो रही है, क्योंकि हमने यहाँ पे फॉसिल फ्यूल लिखा है, तो फॉसिल फ्यूल की अगर बर्निंग भी हो रही है, उस केस में भी क्या होगा, एटमॉस्फेयर में वापस आएगा, लेकिन किस फॉर्म में? H2S फॉर्म में, राइट। और H2S ही क्या करेगा, जैसे मैंने बताया था, ये बहुत जल्द जो है ऑक्सीडाइज होके क्या बना देता है, SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड बना देता है। इस तरीके से हमने देखा कि किस फॉर्म में जो है ये सल्फर काम कर रहा है। इतना ही नहीं, सल्फर जो है दो प्रोमिनेंट फॉर्म में पाया जा सकता है। एक तो होता है सेडिमेंट्री फेज, जो कि हमने सेडिमेंट्री रॉक में देखा था, और एक हो सकता है इसका गैसेस फेज, जिसे हम H2S कह रहे हैं। तो इस तरीके से प्रोमिनेंट तरीके से दो फेज में पाया जाता है या दो फॉर्म में पाया जाता है, सेडिमेंट्री एंड गैशियस। तो ये हो गया आपका सल्फर साइकिल। हर एक पॉइंट पे देखिए, जो भी पॉइंट चल रहा है, जहाँ से भी हम स्टार्ट करें, वो वहाँ पे लौट के ज़रूर आ रहा है, मतलब वन वे एरो तो है ही नहीं, कुछ ना कुछ करके वहाँ पे जा ही रहा है। तो इसीलिए हमने इसको साइकिल का नाम दिया। अब इसी को जो है इसी के लिए आपके पास बहुत से पिक्चर्स मैं यहाँ पे प्रेजेंट कर देती हूँ। जैसे कि ये पिक्चर है, इसमें भी वही चीज़ है जो अभी जस्ट मैंने आपको समझाया है, अलग अलग फॉर्म में। और अपार्ट फ्रॉम दिस ये भी पिक्चर है, इसमें भी वही चीज़ है। लेकिन क्योंकि क्या होता है, हम इस पिक्चर को एक साथ देखते हैं तो हमें समझ नहीं आता कि हम शुरू कहाँ से करें, मतलब समझना कहाँ से शुरू करें। लेकिन जो ये पिक्चर मैंने आपको बना के दिखाया है, आपको ये पता है कि ये पिक्चर शुरू हमने कहाँ से की है और वन बाय वन कौन कौन से स्टेप को फॉलो किया है। तो इसको समझने के लिए है, एंड दिस पिक्चर इज फॉर कंसेप्ट गेनिंग। ऑब्वियसली जो हमने वहाँ पर है वही इन सारे पिक्चर्स में भी है, जो आप कंसल्ट कर सकते हैं। एंड दिस इज अ फाइनल डायग्राम जो आप कंसिडर कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने सल्फर साइकिल कंप्लीट कर लिया है, विद फैक्ट्स, विद सम इंफॉर्मेशन एज वेल एज डायग्राम इंक्लूडिंग दी सल्फर साइकिल। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये सेशन आपके लिए यूजफुल रहा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टीचिंग पाठशाला फॉर द फर्दर न्यू टॉपिक्स रिलेटेड टू डिफरेंट लाइफ साइंस एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं बहुत ही जल्द आपसे नेक्स्ट वीडियो में।